नमस्कार। सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज हम लोग सिलेबस एनालिसिस के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एलडीसी की तैयारी करने वाले कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास अभी तक उनका सिलेबस ही नहीं है। सबसे पहले अपना सिलेबस अपने साथ लीजिए। सिलेबस अगर आपके पास होगा तो ही आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना। कई बच्चे तो अंधाधुंधी अपने टॉपिक करते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, कौन सा टॉपिक हमारे है कि नहीं है। थोड़ा सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। हालांकि अभी भी इस सिलेबस के ऊपर भी थोड़ा सीईटी वगैरह का कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन जब तक नहीं है तब तक अपने इसके ऊपर ज़रूर जो है फोकस करें, एनालिसिस करें। अब मुद्दे की बात यह है कि जो सिलेबस है उसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने यूनिट्स हैं इसकी। तो आप ध्यान रखें, इसकी जो टोटल यूनिट है वो है 10, यानी कि एलडीसी के सिलेबस की 10 यूनिट्स हैं। अगर मैं ओनली साइंस की बात करूं तो उसमें, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूं तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि मैं साइंस के फैक्ट की ज़्यादा बात करूंगा। हालांकि जो सामान्य विज्ञान यानी कि मेरा विषय और सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जनरल नॉलेज, तो मैं जीके का जो टीचर हमारी टीम का जो साथी है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि एक आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी बना के बताइए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बीते वर्षों में आए हुए हैं, है ना। गणित का भी है, आपके हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है। तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वो सिलेबस एनालिसिस के लिए ज़रूर कुछ वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाएं। तो जो साइंस वाला है उसका फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। दैनिक विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, है ना, एलडीसी, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल साइंस जो हमारा विषय है। इसमें इस जनरल साइंस से कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। पहली बात, इसमें 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट बराबर 50 क्वेश्चन, माने 5 क्वेश्चन पर यूनिट, ठीक है ना। तो एक तो ये ध्यान दें कि टोटल 50 क्वेश्चन है, 10 यूनिट है, तो एक यूनिट से संभावना है कि 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब कौन कौन से यूनिट्स हैं, किस भाग से कितने यूनिट्स बनते हैं, मैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा आपको फोकस कर देता हूँ। तो जो इसमें साइंस में जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं। एक है बायोलॉजी, एक है अपने पास केमिस्ट्री, एक है अपने पास इसमें फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें टोटल जो अपने पास पार्ट्स बनते हैं वो 3 पार्ट्स बनते हैं। इसमें 3 जो टॉपिक्स हैं वो तो हैं केमिस्ट्री के, 2 टॉपिक्स जो हैं वो हैं अपने फिजिक्स के, और बाकी जो 7 यूनिट है, ध्यान देने वाली बात है, बाकी जो 7 यूनिट्स हैं वो सातों के सातों यूनिट्स जो हैं वो संबंधित हैं किससे, अपनी बायोलॉजी से। टोटल 10 यूनिट आपने इसमें बना रखी है, तो सॉरी 5 यूनिट, और 5 में से भी 4 यूनिट जो हैं, वैसे तो टॉपिक नहीं कहूँगा मैं, 4 यूनिट्स बोलूँगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक यूनिट में अलग अलग टॉपिक भी बता रखे हैं। इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक, 3 और 2 टॉपिक है, एक एक्स्ट्रा भी है। इसमें 4 यूनिट्स मैं लिख रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा भी है। एक है स्पेस टेक की, स्पेस एंड टेक की, ठीक है ना, तो एक यूनिट वो बन जाएगी, है ना। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो 2013 का और 2016 के जो एलडीसी एग्ज़ाम्स थे, ठीक है ना, इन एग्ज़ाम्स में तो जो स्पेस एंड टेक के क्वेश्चन हैं वो न के बराबर है। मान के चलो कि मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन ही आपके पास हैं, लेकिन अगर 2018 के एलडीसी की बात करें तो इस यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब स्पेस टेक के 10 क्वेश्चन और बाकी साइंस के 40 क्वेश्चन 2018 के एलडीसी को देखें। 13 और 16 में देखें तो इसमें एक दो क्वेश्चन बाई चांस वो बने हुए क्वेश्चन, है ना। अब हमें बात करनी है कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स में से कौन कौन से आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं और यूनिट के हिसाब से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि वैसे तो मैंने बता दिया कि 5 क्वेश्चन पर यूनिट बनने की संभावनाएं है, जैसा कि हर बार होता है। अब अगर मैं पहली यूनिट की बात करूं, गौर करेंगे, है ना, तो पहली यूनिट में एक तो आपके पास है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। एक क्वेश्चन डन कर लीजिए, आएगा ही आएगा। जैसे आपने पिछली बार देखा होगा, प्रश्न आया था कि सेब काटने पर उसका भूरे रंग में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिणाम होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे जूनियर अकाउंटेंट में 8वें पेपर में प्रश्न आया था कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो भौतिक भी है और रासायनिक भी है।
ऐसे ही कांच का टूटना, लोहे पर जंग लगना आदि, है ना, कोई भौतिक, कोई रासायनिक, किण्वन रासायनिक परिवर्तन है, यूं कर करके उसमें कुछ चेंजेस आप लोगों को मिलेंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन 100% अपने पेपर में आना ही आना है। दूसरा कि इसमें आप लोगों के पहले टॉपिक में इसमें दूसरा जो भाग बना रखा है वो बना रखा है ऑक्सीकरण व ऑक्सीकरण पूरा लिखता हूँ व अपचयन अभिक्रियाएं। और अगर ये दोनों साथ हो जाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो हम इन्हें बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमें ये ध्यान देना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ऑक्सीकरण और अपचयन का, एक क्वेश्चन रेडॉक्स का। रेडॉक्स रिएक्शन में ये पूछा जा सकता है किसका ऑक्सीकरण है, किसका अपचयन है, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ये पूछा जा सकता है कौन ऑक्सीकारक है और कौन है अपचायक है। तो ऑक्सीकारक अपचायक की भूमिका भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, जैसा कि पिछली बार हमने पेपर में देखा है ऐसी चीज़ें हुई थी, ठीक है ना। एक इसमें आपके पास जो 3 नंबर पार्ट बनेगा वो बनेगा उत्प्रेरक का, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक से भी आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि उत्प्रेरक इतना छोटा टॉपिक है, फिर भी उसमें से 2 क्वेश्चन पिछले पेपरों में, हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन बने। तो ध्यान रखने लायक बात है। जैसे उत्प्रेरक के प्रकार, मुख्य उत्प्रेरक, उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। जैसे पिछली बार समांगी और विसमांगी उत्प्रेरण से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और उत्प्रेरक में जैसे हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक है, संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक है, वनस्पति घी बनाने की हाइड्रोजनीकरण विधि में कौन सा उत्प्रेरक है। 3 ही रिएक्शन फेमस है जिनके उत्प्रेरक आते हैं। हैबर विधि में लोहा, संपर्क विधि में प्लेटिनम और हाइड्रोजनीकरण विधि में पैलेडियम और निकल, और इनमें से 1% 100% आ जाते हैं। कहने का मतलब हमें कंप्लीटली अगर एलडीसी साइंस में स्कोर करना है तो बड़ा स्मार्टनेस काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन का मैंने आपको एनालिसिस दिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब टॉपिक नंबर 2 नंबर टॉपिक देखिए क्या कह रहा है अपने से। 2 नंबर टॉपिक का पहला पार्ट अपने हैं धातु अधातु, धातु अधातु, उपधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक, ठीक है ना, या इनके प्रमुख यौगिक वगैरह ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो धातुओं के अधातुओं के भौतिक गुण, कौन सी कठोर है, कौन सी द्रव है ना, कौन सी गैस रूप में है ना, ऐसे करके कुछ बड़े बड़े फैक्ट। द्रव धातु मरकरी, द्रव अधातु ब्रोमीन, कमरे के ताप पर पिघलने लगती है, गैलियम सीजियम, जनरल, सिर्फ जनरल चीज़ एकदम बेसिक। एक तो ये पार्ट। दूसरा धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं का शोधन कैसे होता है, भर्जन, निस्तापन, है ना, अपचयन, विद्युत अपघटन, ये वाले। फिर इसमें याद रखने लायक बात है अधातुओं की। अधातुओं में आप हाइड्रोजन पढ़ें, अधातुओं में आपको नाइट्रोजन पढ़ना चाहिए, ऑक्सीजन पढ़ना चाहिए, फास्फोरस पढ़ना चाहिए और सल्फर पढ़ना चाहिए। इसलिए 2018 के एलडीसी एग्जाम में अक्रिय गैसों से भी प्रश्न बना था, जिनोन के यौगिक करके, ठीक है ना, जिनोन के कंपाउंड्स। तो मैं बता रहा हूँ आपको किसी भी पेपर में यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावनाएं है, ठीक है ना। तो धातु अधातु उपधातु वाले में तो आप याद रखें आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण जो इनके यौगिक हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, उनमें से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन आ सकता है धातुओं अधातुओं इनकी कोई रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अगर रिएक्शन अपने सामने आ जाए तो यहाँ से अपने एक क्वेश्चन और बन सकता है जो धातुओं अधातुओं से संबंधित हो, ठीक है ना। तो ये दोनों ही बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, हमारे सामने इन दोनों बिंदुओं से प्रश्न आ सकते हैं। फिर हमारे पास तीसरा जो यूनिट बनता है इसमें, तीसरा यूनिट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3rd यूनिट जो है वो है कार्बन की, ठीक है ना। तो कार्बन में सबसे पहला पॉइंट देखिए, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, है ना। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं आपको याद रखना चाहिए, एक क्वेश्चन 100% आता है कार्बन के कंपाउंड से। दूसरा है हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो भी अपने पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक क्वेश्चन इससे भी बनने की पूर्ण संभावनाएं हैं। फिर आते हैं कार्बन के अपर रूप। हालांकि अपर रूप का पिछली बार मैंने देखा था, मैंने तो कोई क्वेश्चन खास देखा नहीं इसमें, तो अपर रूप से मैं थोड़ा सहमत कम हूँ। हाँ, हाइड्रोकार्बन के नामकरण से पिछली बार क्वेश्चन बना था 2018 के में एग्जाम में। हाँ, एक फिक्स याद रखो, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपने पढ़ना क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नामकरण,
जैसे आप फ्रियोन पढ़ते हैं, फ्रियोन 111, फ्रियोन 112, फ्रियोन 113, है ना। और जैसे अपने लोग पढ़ा करते हैं इसमें फ्रियोन 011, फ्रियोन 012, ये वाली चीज़ें। तो ये भी हमारे पेपर में आने लायक पार्ट है कि फ्रियोन के जो आपके यौगिक होते हैं, फ्रियोन के जो आंकिक सूत्र हैं उनका फॉर्मूला, जैसे CF2Cl2 का आंकिक सूत्र बताइए, फ्रियोन 012 होता है। अगर ये आपको लगते हैं कि ये फ्रियोन वाले में थोड़ा प्रॉब्लम है तो नो डाउट मैं एक ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाने का इच्छुक हूँ और फ्रियोन के मैं यौगिक ज़रूर आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँगा। फिर एक हमारे पास CNG भी लिखा हुआ है, हालांकि CNG पिछली किसी भर्ती में मैंने प्रश्न देखा नहीं था। फिर अपने पास आता है बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक। याद रखें, सिद्ध है कि बहुलक और साबुन और अपमार्जक से एक प्रश्न आता ही आता है, ठीक है ना। CFC से 1 प्रश्न, बहुलक से 1 प्रश्न और 1 प्रश्न बनने की संभावना रहती है अपने आपके साबुन से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी अपने को याद रखना है कि जो पॉलीमर्स हैं यानी कि बहुलक जो है, बहुलक से 1 क्वेश्चन। अब बहुलक में प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों आपको पता होना चाहिए। जैसे प्राकृतिक बहुलक में आप प्राकृतिक रबर पढ़ते हैं, सेलुलोज पढ़ते हैं, स्टार्च पढ़ते हैं। 2016 के LDC में ये पूछा था कि प्राकृतिक बहुलक बताइए, सेलुलोज और स्टार्च, बिल्कुल जनरल बात। सिंथेटिक पॉलीमर जैसे पॉलीथीन क्या है ना, पॉलीथीन क्या किसको बोलते हैं अपने, PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या है ना, PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल क्या है, ठीक है ना। तो पॉलीवाइनिल साइनाइड क्या है ना। तो ये थोड़ा पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, संश्लेषित रबर क्या होते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आंकड़ा इसमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक साबुन से, साबुन और अपमार्जक का पूर्ण उम्मीद है कि एक क्वेश्चन अपने सामने बनेगा ही बनेगा। जैसे साबुन क्या है, क्षारीय लवण है। साबुन किससे बनते हैं, एस्टर से साबुन बनते हैं, है ना। साबुन का निर्माण एस्टर से होता है, साबुन एक क्षारीय लवण है। इस प्रकार से हमारे सामने पेपर के अकॉर्डिंग प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन वाले के 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि किन किन जगहों से आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर क्योंकि कई बच्चे क्या है ना ऐसे डरने लग जाते हैं कि मेरे को केमिस्ट्री करना नहीं है, नहीं करना तो नो प्रॉब्लम, आपको भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ने में कोई तकलीफ तो नहीं है, 1 प्रश्न आ जाएगा। बहुलक रटने वाली चीज़ है थोड़ी, 1 प्रश्न वहाँ से भी बन जाएगा, ठीक है ना। टोटल प्रश्न केमिस्ट्री के अगर हमने एनालिसिस किया, आपने नोटिस किया होगा, टोटल क्वेश्चन बनते हैं 14 से 15, 10 प्रश्न आराम से जुगाड़ बन सकता है हमारा, ठीक है ना। बड़ा सॉफ्ट पार्ट है। इसके बाद में प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स। फिजिक्स के आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, 2 टॉपिक हैं, 2 टॉपिक हैं आपके फिजिक्स के, ठीक है ना। एक तो है प्रकाश और एक है विद्युत, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ से भी 5-5 क्वेश्चन जो है अपने बन सकते हैं। फिजिक्स से टोटल 10 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है क्योंकि टॉपिक ही 2 है। एक तो जैसे देखिए प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इनके नियम, 1 प्रश्न पक्का, ठीक है ना। प्रकाश का अगर बात करें तो परावर्तन, अपवर्तन के उदाहरण और इनके नियम, मान के चलो 1 क्वेश्चन आएगा। एक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फिक्स याद रखो, प्रतिबिंब से 1 क्वेश्चन डैम श्योर है बनेगा ही बनेगा। दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। उम्मीद है कि यहाँ से, उम्मीद ही नहीं, श्योर है 100% कि 1 प्रश्न इन जगहों से अपने पास बनते हैं, ठीक है ना। एक आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, तो 1 क्वेश्चन वर्ण विक्षेपण का भी बनेगा। वर्ण विक्षेपण में 1 प्रश्न बार बार रिपीट हुआ 13 और 16 की भर्ती में, क्या कि जो स्पेक्ट्रम है 7 रंगों में प्रकाश बढ़ता है तो उसका मध्य रंग बताइए, मध्यमान रंग बताइए, तो पीला करना है। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं हरा होगा क्योंकि क्रम के हिसाब से हरा बीच में आता है, लेकिन ये क्रम के हिसाब से बात नहीं पूछी गई। मध्यमान रंग पूछा गया है आपके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग और एक विक्षेप के अकॉर्डिंग कि किसका विक्षेप मतलब ज़्यादा है, किसका विक्षेप कम है और किसका विक्षेप दोनों का मतलब मध्यवर्ती है। तो इस आधार पर मध्यमान रंग जो है हमें पीले को मानना चाहिए और 1% डैम श्योर है कि आता ही आता है, ठीक है ना। फिर लेंस वाला मैंने आपको बता दिया और 1% दृष्टि दोष का, दृष्टि दोष से संबंधित 1% आता ही आता है। लेकिन आप याद रखें दृष्टि दोष के जो इंग्लिश नेम है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। इंग्लिश नेम जैसे आजकल निकट दृष्टि दोष पेपर में प्रश्न नहीं बनता, प्रश्न बनता है मायोपिया, जो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं।
दूरदर्शी दोष, तो दूरदर्शी दोष को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो अपने को कंफर्म पता होना चाहिए, ठीक है ना, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक इसी प्रकार से जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, है ना, तो ऐसे अपने को याद होना चाहिए। जैसे दृष्टि वैषम्य दोष, एस्टिग्मेटिज्म, जैसे मोतियाबिंद, है ना, कैटरैक्ट, तो ये अंग्रेजी नाम। आजकल मायोपिया अंग्रेजी शब्द, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और ये हाइपरमेट्रोपिया, ये पेपर में हिंदी में लिख के देते हैं। हम पढ़ के निकटदर्शी दोष उसने बात ही नहीं की। और फिर अपने पास प्रश्न आता है कि इन दोष से संबंधित लेंस कौन सा है जो इनका ट्रीटमेंट करने में काम आता है। फिर अपने उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इन सब पर मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो ज़रूर आपको बनाकर अवेलेबल करवाऊँ ताकि आपके कुछ प्रश्नों में मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है ना। तो एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, क्लियर है भाई। एक प्रावर्तन अपवर्तन के नियम, एक प्रतिबिंब, एक वर्ण विक्षेपण, एक दृष्टि दोष, ठीक है। एक प्रश्न मैं आपको और बता दूँ, इन सभी के उदाहरण, जैसे प्रावर्तन का उदाहरण बताइए, अपवर्तन का उदाहरण बताइए, वर्ण विक्षेपण का दैनिक जीवन में कोई एग्जाम्पल बताइए, है ना। तो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाते हैं अपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको अभी जो जानकारी में दिए वो थे प्रकाश टॉपिक के जो फेस के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन का मैटर अपना बनेगा इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत धारा से। विद्युत धारा से भी अपने 5 क्वेश्चन का जुगाड़ बन सकता है। अब ये कैसे बनेगा, जैसे देखिए धारा, सबसे पहले धारा से एक प्रश्न, है ना, इसका मात्रक पूछ लेगा, ठीक है ना, जो फिक्स है आता ही आता है मात्रक, एम्पियर अपने बोलते हैं। फिर ओम का नियम एक प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। तो ओम का नियम जो है वो भी याद रखें, ओम का नियम जो है वहाँ से एक क्वेश्चन अपने पास 100% आ जाएगा। और फिर चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, संयोजन व्यवस्था आदि। तो चुंबकीय प्रेरण जो है मैं फिक्स कह सकता हूँ कि चुंबकीय प्रेरण जो है यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे पास बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। एक मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर अपने डायनमो पढ़ा करते हैं, जनित्र, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक तो AC जनरेटर होता है, ठीक है ना, एक होता है DC जनरेटर। फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा हर हाल में, 100% यहाँ से संभावना रहती है कि अपने पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। जैसे पिछली बार प्रश्न आया था दिष्ट धारा जनित्र का मतलब कौन सा पार्ट दिष्ट धारा जनित्र में शामिल नहीं होता, कौन सा पार्ट प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में शामिल नहीं होता। तो 100% श्योर हूँ कि एक प्रश्न अपना यहाँ से हर हाल में बन ही जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है। फिर अपने पास आता है ये फिजिक्स वाले पार्ट हो गए, है ना। तो कंप्लीटली मेरे हिसाब से आपने एनालिसिस कर लिया होगा, ठीक है ना। एक विद्युत संयोजन व्यवस्था घरों में किस प्रकार से आती है, तो एक एक क्वेश्चन मतलब बंटता कैसे, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बंटता जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अंतरिक्ष से सूचना प्रौद्योगिकी से मैं आपको बता दूं 10 प्रश्न 2018 के LDC में सीधे सीधे बने थे। अंतरिक्ष से सूचना प्रौद्योगिकी से, उपग्रह, ग्रह, है ना, हमारे देश में कौन कौन सी मिसाइलें, रक्षा प्रौद्योगिकी का भी थोड़ा बहुत पार्ट, ठीक है ना, कंप्यूटर से संबंधित हल्का फुल्का नॉलेज, ठीक, बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब। तो उम्मीद है कि यहाँ पर एक पर्सन अपने 10% 100% बनते ही बनते हैं। हालांकि रूल के अकॉर्डिंग तो 5 ही बनने चाहिए थे, लेकिन 2018 के LDC में अचानक से करिश्मा हुआ और 10 क्वेश्चन को एक साथ पूछा गया, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर अपने बना कर रखेंगे ताकि अपना अच्छे तरह से इसमें मैनेजमेंट हो सके। और इसी प्रकार से जब अपने थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो गौर कीजिए 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं 4 यूनिट, 7वीं यूनिट, 8वीं यूनिट, 9वीं यूनिट और 10वीं यूनिट, ये यूनिट जो है बायोलॉजी से संबंधित है, ठीक है ना। अभी तक आपने देखा होगा कि हमने लगभग 25% तक का आंकड़ा हमने तैयार कर लिया था। अगर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मान लो कि 5% की बने तो 25%, 10 नंबर की बने तो 30%। बायोलॉजी से आप मान के चलिए 20 से 25 प्रश्न जो है हमारे पास बनेंगे ही बनेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, गौर करने लायक बात है। अब इसमें जेनेटिक्स, पहली यूनिट जो है वो है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में आपको आधुनिक अनुवंश की भी पढ़ना है और मेंडल की जेनेटिक्स है उसको भी बखूबी पढ़ना है। दोनों को पढ़ेंगे तो आपके 5 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं।